अगली खबर का रुख कर रहे कांग्रेस सांसद धीरज साहू 350 करोड़ रुपए कैश को लेकर पहली बार सामने आए। उन्होंने कहा कि वो उनके परिवार के रुपए हैं, पाई पाई का हिसाब है उनके पास। कांग्रेस सांसद धीरज साहू ने आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ी और आयकर विभाग को मिले 300 करोड़ से अधिक के कैश को लेकर अपनी सफाई दी। उन्होंने कहा कि बीते दिनों आयकर विभाग को ओडिशा में जो कैश मिला था वो उनके कारोबार का पैसा है। हम लोग के पास हर बिजनेस जो है, इसमें जितना भी तरह का जो फर्म है हम लोग का परिवार का नाम से है। वो लोग कैसे काला धन को शो कर रहे हैं वो तो खैर इनकम टैक्स ही बताएगी। इनकम टैक्स का भी जवाब आने दीजिए, काला धन है या सफेद धन है। साहू ने कहा कि उन पर काले धन रखने को लेकर लगाए जा रहे आरोप बेबुनियाद हैं। इस पैसे का कांग्रेस या किसी अन्य राजनीतिक दल से कोई लेना देना नहीं है। आईटी ने अभी छापा मारा है, मैं हर चीज का हिसाब दूंगा। लोग किस तरह से लोग इसको देख रहे हैं इसका बारे में तो हमको नहीं पता। लोग क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते हैं। मैं किसी पार्टी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि यह कांग्रेस पार्टी है या अन्य राजनीतिक पार्टी का पैसा बिल्कुल नहीं है, ये मैं दावे कर सकता हूँ। आगे बढ़ते हैं। नाबालिग से दुष्कर्म मामले में बीजेपी विधायक रामदुलार गोंड को 25 साल कैद की सजा सुनाई गई है। गोंड पर 10 लाख जुर्माना भी लगाया गया है। ये है सोनभद्र के दुद्धी विधानसभा क्षेत्र के विधायक रामदुलार गोंड, जिन्हें कोर्ट ने 4 नवंबर 2014 में एक नाबालिग से रेप मामले में 25 साल की कैद की सजा सुनाई है। तो ये तो साफ हो गया कि आपकी सदस्यता खत्म हो जाएगी विधायकी की। अभी तो आगे की प्रक्रिया है, अब हम उसके विषय में क्या बता सकते हैं। बीजेपी विधायक रामदुलार के खिलाफ नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म और पॉक्सो के तहत मुकदमा चल रहा था। कोर्ट ने आरोप को सही पाया, जिसमें कहा गया था कि विधायक उसे लगातार 1 वर्ष दुष्कर्म कर रहा था। उस समय पीड़िता की उम्र मात्र 15 वर्ष थी। जानकारी के अनुसार रामदुलार गोंड की पत्नी ग्राम प्रधान थी और रामदुलार गोंड की छवि एक दबंग की थी। 2022 में वो विधायक बन गए। एमपी एमएलए कोर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम एहसान नुल्ला खान की अदालत में उन्हें नाबालिग से दुष्कर्म का दोषी पाया गया। इधर पीड़िता के परिवार को जान से मारने की लगातार धमकियों के बाद पुलिस सुरक्षा भी दी गई। परिजन फैसले से खुश हैं, लेकिन उनकी लड़ाई अभी जारी है। घर पे बात लड़की से बात हुई है, क्या बोली? नहीं ठीक है, हम मंजूर हैं, हमको न्याय मिल गया। अभी उसका लड़की है, बच्ची है, उसका अभी लड़ाई जारी रहेगा। और राजस्थान में पेपर लीक मामले की जांच के लिए जल्द ही एसआईटी का गठन होगा, जिसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ये बड़ा फैसला गद्दी संभालने के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद भजनलाल शर्मा ने अपनी प्राथमिकताएं गिनाई, जिसमें पेपर लीक मामले को सबसे आगे रखा। उन्होंने कहा कि ये युवाओं के भविष्य से जुड़ा हुआ मामला है। पेपर लीक मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया जाएगा। बृहद स्तर पर पेपर लीक की घटना सामने आई है। इसमें प्रदेश के युवाओं को मनोबल टूटा है। भजनलाल ने कहा कि पेपर लीक मामले के अपराधियों के बचने के कोई चांस नहीं है। प्रदेश के युवाओं की शक्ति के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ करने वाले अपराधियों को सख्त सजा मिलेगी, क्योंकि उन युवाओं का भविष्य अंधकार में जिन्होंने डालने का काम किया है, ये सरकार किसी कीमत पर उनको बख्शने वाली नहीं। भविष्य में कोई पेपर लीक की घटना ना हो, ये सुनिश्चित किया जाएगा। भजनलाल ने कहा कि महिलाओं के लिए बेहतर सुरक्षा और भ्रष्टाचार के खिलाफ बेहतर कार्य योजना पर वो काम करेंगे। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन होगा, जिससे राजस्थान में संगठित अपराध के खिलाफ सख्त एक्शन हो सकेगा। और राजस्थान के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में भजनलाल शर्मा के साथ साथ जयपुर राजघराने की पूर्व राजकुमारी दिया कुमारी और दूदू से विधायक प्रेमचंद बैरवा ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली है। मैं भजनलाल शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति। राजस्थान के नए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर राजघराने की पूर्व राजकुमारी दिया कुमारी और दूदू से विधायक प्रेमचंद बैरवा के साथ राज्य की कमान संभाल ली है। शपथ ग्रहण के बाद भजनलाल शर्मा के फैसलों ने जाहिर कर दिया है कि सरकार हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के साथ चलेगी। शपथ ग्रहण कार्यक्रम में भी देश भर से आए साधु संतों की मंच पर उपस्थिति भी यही संकेत दे रही है। हालांकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के ऑफिस की तरफ से यही कहा जा रहा है कि गायों को चारा खिलाना और मंदिरों में दर्शन करना इसलिए था क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आज जन्मदिन भी था। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने से पहले सुबह उठते ही भजनलाल शर्मा ने अपने माता पिता के पैर धोए और उनकी चरण वंदना की।
उसके बाद भजनलाल शर्मा गौशाला गए, जहां गायों को चारा खिलाया। जयपुर के आराध्य देव गोविंद देव जी मंदिर पहुंचे और भगवान श्री गोविंद के दर्शन किए। दर्शन करने के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर के अल्बर्ट हॉल में शपथ ग्रहण कार्यक्रम में पहुंचे। मध्य प्रदेश सरकार के लाउड स्पीकर्स पर नियंत्रण के आदेश के बाद आगर मालवा में कार्रवाई तेज हो गई है। इससे पहले एक आरोपी के घर पर बुलडोजर चला दिया गया था। पहले बुलडोजर वाला एक्शन और फिर लाउड स्पीकर पर शिकंजा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की शपथ लेने के बाद पहली कैबिनेट की बैठक के फैसले को जमीन पर उतारा जा रहा है। सरकार के आदेश के बाद राजस्व और पुलिस विभाग ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की, जिसमें आगर मालवा जिले में धार्मिक स्थलों पर लगे लाउड स्पीकरों को हटाया। साथ में ये ताकीद की मंदिर और मस्जिदों में तय सीमा से ऊंची ध्वनि वो नहीं बजाएं। मामले को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों ने दोनों पक्ष के लोगों और शांति समिति के साथ बातचीत की और कहा कि ये स्वच्छ पर्यावरण और लोगों के हित के लिए है। इसमें सबका सहयोग जरूरी है, जिस पर लोगों ने अपनी सहमति दी। ठीक 2 दिन पहले सीएम मोहन यादव के आदेश के बाद बुलडोजर की कार्रवाई की गई थी, जिसमें योगी बाबा की तर्ज पर बुलडोजर की इस कार्रवाई में फारूक राइन उर्फ मिन्नी के घर को ढहा दिया गया। आरोपी हबीबगंज की गुंडा लिस्ट में शामिल है। राइन पर आरोप है कि 3 दिसंबर को चुनाव के नतीजे के दिन एक बीजेपी कार्यकर्ता देवेंद्र ठाकुर पर तलवारों से हमला किया था, जिसमें उनका हाथ काट दिया था। जिसके बाद 5 आरोपियों के 3 मकानों पर बुलडोजर चला दिया गया। और श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद को देखते हुए मथुरा में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। एहतियात के तौर पर पुलिस जगह जगह नजर बनाए रखे हुए है। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद मामले में हाईकोर्ट के सर्वे के ऑर्डर के बाद शहर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस ने शहर के कई इलाकों में फ्लैग मार्च निकाला। माहौल खराब ना हो, इसके लिए जगह जगह की निगरानी की जा रही है। मामले पर मुस्लिम पक्ष का कहना है कि मथुरा की शांति बिगाड़ने की कोशिश करने वाले बेनकाब होंगे। जो लोग अनावश्यक रूप से इसको राजनीतिक भाव दे रहे हैं या राजनीतिक लोगों के इशारे भेज रहे हैं या राजनीतिक लाभ किसी को देना चाहते हैं, वो बेनकाब होंगे, चेहरे खुल जाएंगे, आपके सब सामने आ जाएगा। यहाँ के हिंदू मुस्लिम का कोई नहीं बिगाड़ पाएगा। वहीं ईदगाह कमेटी कानूनी पहलुओं के मद्देनजर अपना काम कर रही है। कोर्ट के फैसले के बाद शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी अपने अधिवक्ताओं के माध्यम से सारी स्थिति पर नजर रखे हुए है और जो कानूनी पहलू हैं उसके हिसाब से अपना काम कर रही है। इससे पहले शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष के मौखिक याचिका पर शाही ईदगाह के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण की मंजूरी देने वाले इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। इधर 22 जनवरी को होने जा रहे राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तैयारियां अंतिम दौर में चल रही हैं। इस बीच रामलला की मूर्ति को लेकर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने जानकारी साझा की है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने कहा कि रामलला की नई प्रतिमा अयोध्या में बन रही है। इसे लेकर कई तरह से कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन अब वो अंत में ही बताएंगे कि प्रतिमा किसने बनाई है। रामलला की नई प्रतिमा अयोध्या में बन रही है, इतना पर्याप्त है। 3 लोग बना रहे हैं। कौन लोग बना रहे हैं ये बात मैं पहले कई बार कह चुका हूं, बार बार दोहराने की कोई जरूरत नहीं। पुराना इतिहास ढूंढो। मूर्ति वही बनाएगा जो उसका तज्ञ है, जिसने 150 मूर्तियां पहले बनाई होंगी। तकनीकी काम वही करता है जो उसका जानकार है। अब मैं सबसे अंत में ही बताऊंगा कि प्रतिमा किसने बनाई, उसका फोटो भी आएगा, जल्दी न की जाए। 22 जनवरी को पीएम मोदी अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। और दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने शुक्रवार रात दिल्ली के कई इलाकों में बस स्टैंड का निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने क्या पाया, देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने महिला सुरक्षा के मद्देनजर राजधानी के कई इलाकों में बस स्टॉप का निरीक्षण किया, जिसके बाद उन्होंने कहा कि वो दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर रही हैं कि बदलाव करें और कम से कम बस स्टॉप पर रोशनी होनी चाहिए। अभी हम रमेश पार्क के बस स्टॉप पे गए थे और अब हम ललिता पार्क के बस स्टॉप पे हैं और दोनों ही जगह बहुत ज्यादा अंधेरा था। आप देख सकते हो कि कितना ज्यादा अंधेरा है। यहाँ पे पोल पे लाइट तो लगी हुई है लेकिन जल नहीं रही। कई सारी जगहों पे लाइट भी नहीं लगी हुई है। 1 किलोमीटर तक इतना ही ज्यादा अंधेरा है। कई महिलाओं से मैंने बात करी तो उन सब ने बताया कि कैसे कई साल से यहाँ पे अंधेरा है।